नमस्कार, मेरा नाम सुहेल है और मेरे साथ हैं सैयद मुर्तज़ा। और आज हम बात कर रहे हैं ईरान और अमेरिका के बीच जो वार्ता चल रही थी, न्यूक्लियर जो टॉक्स चल रही थी, वो करीबन करीबन फेल होने के कगार पर पहुंच गई हैं। और अगर ये वार्ता फेल होती, अगर ये बातचीत अपने मकाम तक नहीं पहुंचती, तो फिर उसके बाद क्या होगा? क्या ईरान और अमेरिका आमने सामने आ जाएंगे? क्या इजराइल को खुली छूट मिल जाएगी ईरान के जो परमाणु अड्डे हैं उन पर हमला करने की? सबसे पहले ये बताइए, बहुत ऑप्टिमिस्टिक बातचीत लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि ईरान और अमेरिका आपस में बहुत बढ़िया बातचीत चल रही है। नेतन्याहू को डर था कि अगर ये डील हो गई तो हमारे लिए खतरा बन जाएगा। तो अब जो डील नहीं हो रही है उसके क्या इम्प्लीकेशंस है, मतलब क्या उसका? देखिए, डील अभी नहीं हो रही है, इसके कोई पुख्ता अभी बात नहीं आई है, लेकिन ये डील फंस गई है। अब डील कैसे फंसी है कि ट्रंप ने कहा है कि यूरेनियम का संवर्धन जो है वो उन्हें मंजूर नहीं है, ये उनके लिए रेड लाइन है। और ईरान के लिए भी ये ईरान ने बहुत साफ कर दिया था कि अगर हम संवर्धन नहीं कर पाएंगे तो ये डील नहीं होगी, और वो इस मुद्दे पर एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। तो साफ तौर से दोनों कैंप, ट्रंप और खामेनेई, दोनों कैंप जो हैं अब बराबर की टक्कर हम देख सकते हैं कि परमाणु वार्ता जो है वो फेल हो सकती है अगर अभी डैमेज कंट्रोल नहीं किया गया तो। देखिए, संवर्धन की अगर हम बात करें, यूरेनियम इनरिचमेंट की हम बात करें, यूरेनियम जो है एक मेटल है जो निकलता है और उसके बाद उसको आपको इनरिच करना पड़ता है। मतलब जब वो निकलता है तब उसके अंदर इतनी ज़्यादा शक्ति नहीं होती है कि आप उससे एटम, मतलब मैं आपको बहुत लेटम शब्दों में बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि उससे आप एटम बम बना सकें या उसे न्यूक्लियर एनर्जी में आप इस्तेमाल कर सकें। उसको आप प्योरीफाई करते हैं, जिस तरह से गोल्ड को जब निकाला जाता है, सोने को जब ज़मीन से निकालते हैं तो उसको प्योरीफाई करते हैं, उसकी प्योरिटी बढ़ती रहती है और अल्टीमेटली उसकी प्योरिटी 100% पे बढ़ जाती है। इसी तरह से यूरेनियम को प्योरीफाई किया जाता है, उसकी प्योरिटी बढ़ाई जाती है और एक हद आती है तब जब आप उसका एटम बम बना सकते हैं, उसको न्यूक्लियर बम की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ईरान की शर्त भी ये थी कि वो अपना संवर्धन, जो यूरेनियम इनरिचमेंट का प्रोग्राम है, वो नहीं रोकेगा। अमेरिका की भी शर्त थी कि यूरेनियम इनरिचमेंट रोकना ही पड़ेगा। ये अमेरिका की पहले शर्त नहीं थी। अमेरिका ने पहले कहा था कि भाई वो बात करेंगे, परमाणु बम नहीं बना देंगे, तो पहले बात परमाणु बम पे थी। और इजराइल का कहना था कि जो भी बात हो उसमें यह तय हो जाना चाहिए कि ईरान जो है वो किसी भी तरह की परमाणु गतिविधि नहीं करेगा, ना उनका कोई प्लांट चलेगा, ना कोई और एक्टिविटी होगी। और यहां पर लग रहा था कि ट्रंप शायद थोड़े सॉफ्ट पड़ रहे हैं ईरान को लेकर यूरेनियम संवर्धन के मौके पर, लेकिन पिछले 2 दिन में इतनी चीजें बदल गई हैं कि अब लग रहा है कि ट्रंप जो हैं वो बहुत ज्यादा आक्रामक हैं। और 2 बातें हमने देखी हैं सुहेल, कि 2 बड़ी चीज आई हैं। एक है आईएईए की रिपोर्ट और दूसरी है सऊदी अरब की इस हम जो खबर आई कि सऊदी अरब ने इस मुद्दे पर ईरान में दखल दिया। वो जरा बताइए कि क्या हुआ, आईएईए ने क्या किया कहा, और सऊदी अरब जो है बीच में कैसे कूदा इसमें? देखिए, आईएईए जो है वो बहुत पहले से इस बात को कहता आया है कि ईरान जो है वो इनरिचमेंट को उतना ज़्यादा बढ़ा चुका है कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना चुका है या बनाने के बहुत करीब है। ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत समय से चलती आ रही हैं। सऊदी अरब वाला जो मामला है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। सऊदी अरब ईरान के साथ डायरेक्ट टॉक्स में बहुत कम इन्वॉल्व होता था, और ये जो मुद्दा है इसके अंदर, क्योंकि पहले से अमेरिका और इजराइल का मामला भी है, सऊदी अरब का क्या रोल हो सकता है इसके अंदर? देखिए, सऊदी अरब जो है ना इस पूरे मुद्दे पर एक तरह से डील ब्रेकर का काम कर रहा है। डील ब्रेकर, मैं कहूंगा कि वो डील हो जाए इसकी कोशिश सऊदी अरब से भी की गई है। और सऊदी अरब ने ईरान में जाकर ये मैसेज दिया। 17 अप्रैल को सऊदी अरब के रक्षा मंत्री ईरान गए। वो वहाँ पर पेजेशकियां से ही मिले जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं, अली खामनेई से मिले जो वहाँ के सर्वोच्च नेता हैं, और ये मैसेज दिया गया जो अब ये रिपोर्ट आई है कि सऊदी अरब ने कहा कि अगर ईरान जो है वो इस डील को नहीं मानता जो ट्रंप चाहते हैं, तो फिर इजराइल की तरफ से हमले को तैयार रहे। यानी साफ तौर पे सऊदी अरब ये मैसेज लेके गया कि इजराइल की तरफ से ईरान पर हमला हो सकता है। अब आईएईए की बात जो आपने बताई, आईएईए ने कहा है कि ईरान ने पिछले 3 महीने में, फरवरी से के बाद से 3 महीने के दौरान 42 किलो यूरेनियम जो है, एनरिच यूरेनियम जो है तैयार कर लिया है। और ये उसकी रिपोर्ट जो है पिछले अगस्त से, फिर नवंबर, फिर फरवरी और अब मई, ये 4 उसने जो दौर की जो उसने रिपोर्ट दी है उसमें ईरान का जो यूरेनियम जो है वो करीब 50% जो उसका स्टॉक पाइल है वो बढ़ गया है, ऐसे आईएईए का दावा है।
स्टॉक पाइल बढ़ने का मतलब ये है कि उनके पास बम बनाने की क्षमता भी बढ़ी है। देखिए, मैंने बताया आपको कि इनरिचमेंट के अलग अलग स्टेजेस होते हैं, 30% इनरिचमेंट, 40% इनरिचमेंट, 70% इनरिचमेंट। यूरेनियम को जब इनरिच किया जाता है तो उसके दो तरह के यूजेस हो सकते हैं। बिजली बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, उसके लिए इनरिचमेंट कम होता है, मतलब 30-40% इनरिचमेंट पर भी उस यूरेनियम को बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन जब आप न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की बात करते हैं तो आपको ज़्यादा इनरिचमेंट की ज़रूरत होती है। और जैसा बताया जा रहा है कि रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि इनरिचमेंट की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों चीजें ईरान जो है वो लगातार पिछले 3 महीनों में, जब से बातचीत का दौर जारी है, लगातार अपनी इनरिचमेंट की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बढ़ाता जा रहा है। और ये एक डायरेक्ट खतरा पोज कर रहा है इजराइल को। और यही जो रिपोर्ट आई है कि जिसको ईरान ने खारिज कर दिया, ईरान ने कहा प्रोपेगेंडा है, हमारे खिलाफ झूठा प्रचार है। और लेकिन इसी रिपोर्ट के बाद ट्रंप का बयान आया कि हम जो है किसी भी कीमत पर संवर्धन को हम नहीं मानेंगे, इस मुद्दे पर ईरान को पीछे हटना होगा। यानी आईए की रिपोर्ट ने एक तरह से जो डील होने जा रही थी, जो शायद ईरान के पक्ष में होती, वो खेल बिगाड़ दिया है। और इससे इजराइल इस वक्त बहुत ज़्यादा खुश होगा। और एक बात की 28 मई को ट्रंप ने कहा था कि जब उनसे पूछा गया कि आपको क्या लगता है डील हो पाएगी, तो उन्होंने 2 हफ्ते का वक्त आया कि हाँ, मुझे 2 हफ्ते में कुछ उम्मीद है। तो यानी 10 जून के आसपास अगर ये डील मान लीजिए कि जो छठे दौर की वार्ता है उसके बाद ये कुछ इसमें कुछ फाइनल होता है, तो या फिर ये डील होगी या फिर नहीं होगी। और अगर नहीं होगी तो फिर समझ लीजिए कि इजराइल हमला करने के लिए तैयार होगा। और ये बात खुद डोनाल्ड ट्रंप ने भी मानी थी। उन्होंने खुद अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही थी कि मैंने फ़ोन कर नेतन्याहू से बात करी थी और मैंने नेतन्याहू से कहा था कि वो जब तक हमारी बातचीत हो रही है ईरान पर हमला ना करें। मतलब ये बहुत क्लियर है कि इजराइल की तैयारी पूरी थी। इजराइल ने अपनी जो साइट्स थी जहां पर ईरान पे उन्हें हमला करना था वो भी तैयार कर लिया था, अपने जेट्स भी तैयार कर लिए थे, पूरा प्लान तैयार था। लेकिन ट्रंप ने बाकायदा फोन करके मना किया कि आपको ऐसी हरकत नहीं करनी है। लेकिन अब रोकना मुश्किल हो जाएगा एक बार अगर ये डील नहीं होती है। उस वक्त ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच काफी बहस हुई और मीडिया में बाहर निकल के आया और ट्रंप ने माना कि उन्होंने नेतन्याहू को बहुत सख्ती से कहा है कि आप इस मसले से दूर रहें, जब तक मैं बात कर रहा हूं बात करने दीजिए। अगर उस बीच हमला होता है, इजराइल ईरान पे हमला करता है, तो हम इजराइल का साथ नहीं देंगे। तो ट्रंप ने बहुत दो टूक कह दिया था इजराइल से कि हम आपका साथ नहीं देंगे अगर आप इस पे अकेले जाते हैं और ईरान पे हमला करते हैं। लेकिन अब आईए की रिपोर्ट आई है, ईरान ने इसको गलत बताया है, झूठी रिपोर्ट बताई है। लेकिन इस रिपोर्ट ने ट्रंप का जो एक तरह से हम कहें कि उसका रुख जो है ट्रंप का, वो पूरी तरह बदल गया है ईरान के ऊपर। ईरान पर अगर ट्रंप का रुख बदलेगा तो इसका सीधा सीधा जो बेनिफिशियरी है वो इजराइल होगा, क्योंकि इजराइल बहुत समय से, देखिए आपको मिडिल ईस्ट की जो ये पूरी जो पॉलिटिक्स है इसको समझना पड़ेगा। इजराइल नहीं चाहता कि वहां पर कोई भी इस तरह की पावर पनपे जो उसको उसकी हेगेमनी जो है उसको चैलेंज कर पाए। और इस समय अगर आप इस वक्त देखेंगे तो ईरान ही एक ऐसी ताकत है जो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में इजराइल को टक्कर देने का मादा रखता है। और ट्रू प्रॉमिस 1 और ट्रू प्रॉमिस 2 से ईरान ने दिखाया भी है कि उसके पास इस तरह के जराए हैं, इस तरह के पास उसके मीन्स हैं जिससे वो डायरेक्टली हमला कर सकता है इजराइल पर। अपने ऊपर इजराइल हमला बर्दाश्त नहीं कर सकता और कहीं ना कहीं वो ये मान के चल रहा है कि अगर हमने अब हमने इसका जवाब नहीं दिया और ईरान की ताकत को समेटने की कोशिश नहीं की तो ईरान एक बड़ा एडवर्सरी बन सकता है। देखिए, परमाणु ताकत तो बनने वाली जो बात है, जो इजराइल बोलता है कि भाई हम ईरान को परमाणु पावर नहीं बनने देंगे, तो सिप्री जो स्टॉकहोम जो उसकी सिप्री की जो रिपोर्ट है उसमें दावा है कि इजराइल के पास 110 परमाणु बम है। अब 110 परमाणु बम जो भारत के पास भी जो उसकी रिपोर्ट के मुताबिक 170 के आसपास हैं, तो अगर इजराइल जैसा छोटा देश अगर 110 परमाणु बम रखता है और उसके पास ऐसी ICBM जेरिको नाम की मिसाइल है जो पूरे एशिया महाद्वीप पर हमला कर सकती है, अगर उसके पास ऐसे जराए हैं हमला करने के जिससे वो पूरे पश्चिम एशिया में एक तरह से अगर चाहे तो तबाह कर सकता है, तो फिर सवाल ईरान यही उठाता है कि अगर इजराइल के पास बम है तो हमारे पास क्यों नहीं होने चाहिए, या आप इसको लेकर क्यों हमें इतना ज़्यादा किनारे कर रहे हैं कि हम संवर्धन भी ना कर पाए। तो ये ईरान की हमेशा से कोशिश रही है कि एक काउंटर बैलेंस पैदा कर पाए, लेकिन यहाँ पर अमेरिका का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनफैक्ट और दूसरे जो ममालिक हैं, जो और दूसरी कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर उनका भी जो काउंटर बैलेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि
कहीं ना कहीं सऊदी अरब का जो रोल है, सऊदी अरब भी नहीं चाहता कि ईरान एक न्यूक्लियर पावर बने, लेकिन उसको खतरा इजराइल से भी है और उसको खतरा ईरान से भी है। तो एक बहुत ही इंट्रीगिंग पॉलिटिक्स है, बहुत ज़बरदस्त एक पॉलिटिक्स है जो उस पूरे वेस्टर्न एशिया में इस वक्त चल रही है। और उसको समझने के लिए मुझे ये बताइए, अगर ईरान पर हमला होता है और जो बैलेंस ऑफ पावर है वो शिफ्ट होता है, तो उसमें फ़ायदा किसको होगा? देखिए, उसमें इजराइल और अगर ईरान लड़ते हैं आपस में, तो इसमें साफ तौर पे ये युद्ध ज़्यादा लंबा नहीं चलना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है ऑपरेशन टू प्रॉमिस 1 और टू प्रॉमिस 2 में भी जो ईरान का रिस्पांस था वो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटेड था। उसने एक तरह से इजराइल को बता दिया था कि हम आप पे हमला करने जा रहे हैं, और इस दोनों हमलों के दौरान ये मानिए कि इजराइल ने वापस काउंटर अटैक फौरन नहीं किया, और उसने ईरान के जो भी मिसाइल्स थे या ड्रोन्स थे उसको लेकर जो उसके एयर डिफेंस थे या मिसाइल डिफेंस थे वो भी एकदम फेल साबित हुए। तो हमने देखा है कि 2 बार ऐसा हुआ है कि इजराइल अपने को बचाने में पूरी तरह कामयाब नहीं हुआ है। तो इसमें अभी हम देखें तो ईरान के पास एक तरह से जो उसकी जो पावर है, मिसाइल पावर, वो इजराइल के ऊपर भारी पड़ती नजर आ रही है ईरान की। और ये जो ईरान ने डेवलपमेंटल चेंजेस किए हैं पिछले कुछ सालों के अंदर, अपनी जो पावर बढ़ाई है, देखिए ईरान के ऊपर बहुत समय से प्रतिबंध लगे हुए हैं, कोई भी बाहर से सामान नहीं आता है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र पर रोक लगी हुई है, लेकिन उसके बावजूद जो पिछले कुछ सालों में डेवलपमेंट इस ईरान ने किए हैं, ख़ासतौर से मिसाइल प्रोग्राम जो उनका रहा है, जो उनका ड्रोन प्रोग्राम रहा है, इनफैक्ट उनका ड्रोन प्रोग्राम इतना ज़्यादा कामयाब रहा है कि रशिया ने उनके ड्रोन्स को इस्तेमाल किया है। आप बार बार जब रूस यूक्रेन जंग की खबरें सुनते होंगे तो शाहिद ड्रोन का जिक्र आता है। शाहिद ड्रोन जो है वो ईरान ने डेवलप किया है और अब रशिया उसको बहुत ज़बरदस्त इस्तेमाल कर रहा है यूक्रेन से अपनी जंग के अंदर। तो पिछले कुछ सालों में प्रतिबंधों के बावजूद ईरान ने टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा डेवलप किया है। उसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल है और वो उसको आजमा भी चुका है इजराइल के ऊपर ऑपरेशन टू प्रॉमिस के दौरान ही। अब ये ऐसी मिसाइल है जो दुनिया में चंद देशों के पास है। भारत भी डेवलप कर रहा है, अमेरिका इसमें जूझ रहा है, ये रशिया के पास है, चीन के पास है, ईरान के पास है। अब इस तरह के जो आप समझ लिए कि इस तरह के हाई टेक वेपन सिस्टम जो हैं, जो दुश्मन को, इजराइल जैसे एक एनिमी को, उसके पूरे एयर डिफेंस को एक तरह से सैचुरेट कर दे, वो कुछ ना कर पाए, तो इससे आप समझ सकते हैं कि ईरान के पास अब भी वो पावर है जिससे वो इजराइल के ऊपर भारी पड़ सकता है। हाँ, तो ये लेबनान और सीरिया वाला मामला नहीं है। ऐसा नहीं है कि इजराइल जो है वो बिल्कुल अनअपोज जाएगा, बमबारी करेगा, वापस आ जाएगा। पहली चीज़ तो ये है कि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, ईरान तक पहुंचना अपने आप में एक चैलेंज है जेट विमानों के लिए, क्योंकि उनको बीच में रिफ्यूलिंग की ज़रूरत पड़ेगी, एयर स्पेस इस्तेमाल करना पड़ेगा। दूसरा यह है कि वहाँ पर एयर डिफेंस सिस्टम भी मौजूद है, और तीसरा यह है कि अगर कामयाब हो भी जाते हैं तो भी ईरान के जवाब की भी तैयारी करनी पड़ेगी। और 2 बार ऐसा दिखाया जा चुका है कि ईरान के जवाब का, जो ईरान ने रिटेलिएशन किया, जो ईरान ने हमला किया, उसका जवाब इजराइल के पास मौजूद नहीं था। ऐसे में मैं जो समझ रहा हूँ बात, मेरी जो समझ है वो ये कहती है कि अमेरिका कहीं ना कहीं कोशिश ये करेगा कि ये डील हो जाए। अल्टीमेटली हो सकता है कि थोड़ा बहुत पुल बैक हो रहा हो, ये खींचतान ज़रूर हमको दिखाई दे रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिका का इंटेंट है कि ईरान के साथ उनकी डील हो जानी चाहिए। लेकिन इसमें जो रेड लाइन दोनों ने खींची हुई है, एक रेड लाइन है ईरान की, एक रेड लाइन जो अमेरिका अब बना रहा है संवर्धन को लेकर। तो यहां बीच में कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। अगर कोई रास्ता निकल जाता है तो समझ लीजिए कि जिसमें ईरान का भी फेस लॉस ना हो, ट्रम्प का भी फेस लॉस ना हो, और इजराइल को भी गारंटी मिल जाए कि हाँ भाई, अभी ईरान जो है परमाणु बम नहीं बना पाएगा, या अभी उसे वक्त लगेगा, या उसके पास वो तकनीक नहीं है। तब ये हम देख सकते हैं कि शायद इसमें कोई बीच का हल निकल पाए। तो देखिए, बीच का हल निकल पाएगा या नहीं, अगले, जैसा मुर्तज़ा ने बताया कि 10 जून तक का वक्त है जहां पर ये सारी चीज़ें फाइनलाइज होनी है। ये मतलब ये कोई टाइम लिमिट ऐसी ड्रॉ नहीं की गई है, लेकिन जो ट्रम्प के बयान हैं उनसे लगता है कि अगले जो 8-10 दिन हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस डील के लिए, और कहीं ना कहीं पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि रूस यूक्रेन का जो जंग है वो भी इंटेंसिफाई हुई है। पिछले कुछ दिनों में आपने देखा किस तरह का ड्रोन अटैक हुआ था, और अगर यहाँ पर एक नया मोर्चा खुल जाता है तो पूरी दुनिया के लिए, और ख़ास तौर से क्योंकि ऑयल सप्लाइंग रीजन है, पूरी दुनिया को ऑयल इस इलाके से आता है, और पूरी दुनिया में जो ऑयल का यूजेज है, खपत है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा इस पूरे एरिया से आता है। तो कहीं ना कहीं अगले चंद दिन जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डील बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सिर्फ
इसके अंदर जो लोग शरीक हैं, इजराइल, अमेरिका और ईरान, इनकी ही बात नहीं है, पूरी दुनिया के लिए इंपॉर्टेंट है कि ये डील कहीं ना कहीं पहुंचे ताकि एक और जंग का महाज, एक और जंग का फ्रंट जो है वो दुनिया में ना खुले।